हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग आ चुके हैं ऊष्मागतिकी के सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी की परिभाषा, ऊष्मागतिकी के निर्देशांक, ऊष्मीय समतुल्यता, शून्यवा का नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, सभी चीजों को हम लोग ऊष्मागतिकी से रिलेटेड सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप जानते हैं कहाँ मिलेगी। और शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं पहले उसके बारे में देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापक रूप में ऊष्मीय ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जाओं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा आदि के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी आप लोग समझ गए होंगे कि ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊर्जाएं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा आदि के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी के निर्देशांकों को और उसके निकायों के बारे में। तो वह निकाय जो कि ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है, ऊष्मागतिकी का नियम का पालन करता है। और हम लोग आगे में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियमों को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। तो ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जो ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करेगा उसे हम लोग ऊष्मागतिकी निकाय कहेंगे। तो ऊष्मागतिकी के नियम क्या क्या हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो तथा इसकी स्पष्ट व्याख्या हेतु जिन मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए। तो मूल भौतिक राशि कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आते हैं जो कि निम्न है। पहला होता है ताप जिसे हम लोग T से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है आयतन जिसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है दाब जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है एंट्रोपी जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। ये हो गई ऊष्मागतिकी के निर्देशांक। ठीक है, इसकी व्याख्या मतलब हमारा ऊष्मागतिकी निकाय की स्पष्ट व्याख्या हेतु मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहते हैं। तो ये हो गए हमारे ऊष्मागतिकी निर्देशांक TAVS, ताप, आयतन, दाब, एंट्रोपी। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मीय संतुलन किसे कहते हैं। फिर उसके पश्चात हम लोग देखेंगे शून्यवा का नियम। तो ऊष्मीय संतुलन क्या होती है? जब किसी निकाय के ऊष्मागतिकी निर्देशांक जैसे ताप, दाब तथा आयतन नियत रहते हैं तो निकाय ऊष्मीय संतुलन में कहलाता है। जब हमारा क्या होगा कि हमारे जो निकाय हैं उसमें निर्देशांक जैसे ताप, दाब, आयतन नियत होते हैं। नियत अर्थात उनका मान एक होता है या फिर समान होते हैं, उस प्रकार से नियत रहते हैं तो उनके निकाय की उसमें संतुल्य में होते हैं। तो वह जो हमारा निकाय होगा, जो सिस्टम होगा, वो हमारा संतुलन की स्थिति में कहलाता है। ठीक है, जब उसमें निर्देशांकों का जो वैल्यू होता है वो नियत रहता है तो उसका जो हमारा निकाय है ऊष्मीय संतुलन में कहलाता है। तो ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में निकाय के प्रत्येक भाग का ताप समान होता है। उसमें संतुलन की अवस्था में हमारा जो निकाय है मतलब सिस्टम है उसके प्रत्येक भाग का ताप जो होता है वो समान होता है, एक समान होता है तथा यह बाह्य ताप के बराबर होता है। तथा जो हमारा होता है बाह्य और आंतरिक ताप दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब एक निकाय परस्पर ऊष्मीय साम्य में होता है तो उनके ताप समान होते हैं। जब हमारा जो निकाय है ऊष्मीय साम्य, आप लोग देखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि जब हम किसी भी कटोरे के बीच में मतलब सेंटर वाला पॉइंट गर्म रहता है, बाहर वाला पॉइंट ठंडा रहता है, तो दोनों समान मात्रा में समान ताप में आने का प्रयास करते हैं। मतलब वो धीरे धीरे वो लोग समान में आ जाते हैं। यही है समतुल्यता, उसमें संतुल्यता। ताप, दाब, आयतन नियत रहता है, इसमें क्या होता है ताप समान हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बाह्य ताप भी बराबर हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग शून्यवा का नियम। तो शून्यवा का नियम क्या होता है? शून्यवा का नियम होता है, हमारे पास एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग शून्यवा का नियम को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम रहेगा
जिसमें आप पानी के थ्रू भी समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, या फिर इसको कोई ठोस के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ए हमारा अलग तापमान का है, बी हमारा कोई दूसरे तापमान का है, सी हमारा तीसरे तापमान का है। यहाँ बस बीच में एक रुद्धोष्म दीवार लगी है जिससे उनके तापमान में, ए से बी में तापमान में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। ये लोग केवल इनके बीच में ऊष्मीय चालक दीवार होती है साइड साइड में, ये लोग बीच में माध्यम से ही अपना ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। तो मतलब ये ए से सी में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और बी से सी में होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में अपने आप करते हुए अपने एक नियत रूप में आ जाएंगे, मतलब सभी संतुलन अवस्था में आ जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यवा का नियम। तो शून्यवा का नियम की परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। मतलब दो निकाय हमारे अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो तीसरे निकाय के साथ हमारे पास ये एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो जाने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में। ये हो गया हमारा शून्यवा का नियम। अब आ गया हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक तरह से दूसरी, एक तरह की ऊर्जा से दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे, ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में एक फॉर्मूला आता है जिसमें Q बराबर डेल U प्लस W होता है, जहां पर Q है वो ऊष्मा होती है, U हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है और W जो होता है वो हमारा कार्य होता है। ये हो गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का फॉर्मूला। इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में केल्विन तथा प्लांक के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में ऐसे इंजन बनाना असंभव है जो कि ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। मतलब पूर्ण रूप से ऊष्मा को पूर्ण कार्य में बदल सके, ऐसा इंजन बनाना असंभव है। इसी कारण से हम लोग कोई भी ऐसे चीज की बना नहीं पाते जो कि लगातार ऊर्जा हमें प्रदान करते रहता है। सभी चीजों में ऊर्जा कुछ न कुछ कारणों से इधर उधर खपत होती रहती है। इसी चीज को क्लॉसियस के अनुसार यह एक ऐसा स्वचालित मशीन, वही चीज जिसको मैंने अभी बोला, ऐसा स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु को स्थानांतरित कर सके। इसका अर्थ है कि ऊष्मा स्वतः निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये हमारे क्लॉसियस जी के अनुसार, क्लॉसियस जी ने कहा था कि एक ऐसा स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु को स्थानांतरित कर सके। मतलब ऊष्मा जो होगी वो निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित नहीं होगी, जिसको आप लोग कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ऊष्मा स्वतः निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। अब आता है हमारा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम में क्या है कि परम शून्य ताप 0 केल्विन पर विशुद्ध दोष रहित ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। हमारा परम शून्य ताप पर जो हमारा दोष रहित हमारा ठोस होगा उसकी जो एंट्रोपी होगी वो शून्य होगी, मतलब S बराबर 0 हो जाएगा। तो ये होता है ऊष्मागतिकी का हमारा तृतीय नियम। तो इस प्रकार से समाप्त होता है हमारा ऊष्मागतिकी के संपूर्ण व्याख्या, निर्देशांक, ऊष्मागतिकी की परिभाषा, ऊष्मागतिकी के तीनों नियम, शून्यवा का नियम, ऊष्मीय संतुलन, सभी चीजों को हमने इस वीडियो में देखा है। तो अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस सभी चीज़ों का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। इस प्रकार से समाप्त होता है यह हमारा वीडियो। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को फटाक से ज्वाइन करके उसमें डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मजा आ जाए। हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।